नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम जो हमारी एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक है जियोग्राफी की, उसका 7th चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। तो आज इस वीडियो में हम आवर कंट्री इंडिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसको आपको सिर्फ इस पर्पज़ से नहीं पढ़ना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे। अगर आप इस पर्पज़ से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमें आज कुछ इंडिया के बारे में या फिर इंडिया की जो जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस है उसके बारे में क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसमें आपके दोनों पर्पज़ क्लियर हो जाते हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है आपके क्वेश्चंस का, वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप, और दूसरा आपका क्या है कि चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। इंडिया क्या है? इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस। मतलब इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस है काफ़ी बड़ा है। देखो, ये जो पीडीएफ के अंदर चीज़ें लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अभी हम मैप की हेल्प से पूरा अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। ओके, सिर्फ पीडीएफ में मैं एक बार आपको बता देता हूँ चीज़ों को, लेकिन उसके बाद मैप में चलेंगे हम। मैप की हेल्प से इसको बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस। इंडिया का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस है काफ़ी बड़ा है। जैसे कि नॉर्थ के अंदर इंडिया में क्या है, जो इंडिया का नॉर्थ है उसमें हिमालय पर्वत लाई करते हैं, हिमालयन माउंटेन्स है। इसके वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। ओके, और आपको पता है जो हमारा इंडिया का जो मैप है साउथ इंडिया में कुछ इस तरीके का है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे को इंडियन पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला। क्यों बोला जाता है इंडियन पेनिनसुला? बिकॉज ये तीन साइड से क्या है? वाटर से घिरा हुआ है। इधर क्या है? अरेबियन सी, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और साउथ साइड में क्या है इसके? इंडियन ओशियन। ओके, तो तीन साइड से क्या है? ये वाटर बॉडीज से कवर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला। ओके, तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ये देखो डेफिनेशन लिखी हुई है पेनिनसुला की इधर। इज ए पीस ऑफ लैंड, भूमि का वह टुकड़ा, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। तो इंडिया की जो ये साउथ इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ओके, ये क्या है? 3 साइड से वाटर से कवर है। इधर से अरेबियन सी से कवर्ड है, इधर से बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है। मतलब वेस्ट में कौन हो गया? अरेबियन सी। ईस्ट में कौन है? बे ऑफ बंगाल। और साउथ में कौन हो गया? इंडियन ओशियन। ओके, तो 3 साइड से किससे कवर्ड है? ये वाटर बॉडीज से कवर्ड है, इसलिए क्या है? ये पेनिनसुला। तो पेनिनसुला की डेफिनेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे, और जियोग्राफिकल एक्सपेंसेस भी इंडिया का समझ गए होंगे। मतलब इंडिया के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है और साउथ में क्या है। अब हम चलते हैं, इसको कुछ और देख लेते हैं, फिर इसको मैप की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कुछ। देखो, अब एरिया कितना है इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना एरिया है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनका कोई समझने का मेथड नहीं है। कुछ जो बेसिक इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो तो हमें उनको ये समझ लो, आप रटना पड़ता है उन चीज़ों को। तो ये आप रट्टा मार लो इसको, या फिर अच्छे से लर्न कर लो। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है? 3214 किलोमीटर। आपकी बुक के अंदर ये 3200 किलोमीटर गिवन है, बट एक्चुअल में कितना ये? 3214 किलोमीटर। ओके, 3214 किलोमीटर। ये क्या होता है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट? ये मैं भी बताने वाला हूँ आपको। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है? ये 2933। आपकी बुक में ये 2900 किलोमीटर दे रखा है। अप्रोक्सीमेट जो अप्रोक्स वैल्यू है वो दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी है यहाँ पर। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जो हमारा कंट्री है उसके अंदर जो लैंडफॉर्म्स है, भिन्न भिन्न लैंडफॉर्म्स, या अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की। जैसे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? कहीं पे इंडियन डेजर्ट भी है, इंडिया के अंदर डेजर्ट भी पाया जाता है। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स है, माउंटेन्स भी है। ओके, उसके अलावा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू हो गया, अनइवन प्लेटू सरफेसिस हो गया, कोस्ट हो गए। जैसे इंडियन कोस्ट जो होता है ना, ये देखो, ये जो एरिया है ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट। ये क्या है? ईस्टर्न कोस्ट हो गया। उसके अलावा आइसलैंड भी है इंडिया के पास। यहाँ पे कौन सा है? लक्षद्वीप आइलैंड। और यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया इधर। क्लियर है? तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, भिन्न भिन्न अलग अलग क्या है इंडिया के पास? अलग अलग लैंड फॉर्म्स है। अगर हम इंडिया का मैप पे चलें 1 मिनट के लिए, तो ये देखो यहाँ पे क्या है? इधर क्या है? डेजर्ट है। ओके, यहाँ पे क्या है?
प्लेन है पूरा, नॉर्दर्न प्लेन जिसको बोलते हैं, ये पूरा हिमालयन माउंटेन है इधर, हिमालयन रेंज, और ये पूरा कोस्ट एरिया है हमारा, वेस्टर्न कोस्ट हो गया इधर, ये इधर कौन सा ईस्टर्न कोस्ट है इधर, ये आइलैंड्स हो गए, लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार हो गया इधर। उसके अलावा प्लेट्यू, यहाँ पे प्लेट्यूज है, ये देखो ये पूरा एरिया इधर का प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ओके। तो प्लेट्यू, तो ये क्या है, डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग क्या है, लैंड फॉर्म्स है इंडिया के अंदर। तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स का मतलब समझ गए आप लोग। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में क्या है, वैरायटी ऑफ कल्चर, क्लाइमेट, मतलब अलग अलग क्लाइमेट है इंडिया के अंदर, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट भी अलग अलग भिन्न भिन्न है। जैसे कि हमारा जो हिली एरिया है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे अलग क्लाइमेट रहता है। सेम ऐसे अगर क्लाइमेट डिफरेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया जो राजस्थान का, वहाँ डिफरेंट अलग क्लाइमेट है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग है। नॉर्दर्न इंडिया का है, वहाँ का क्लाइमेट समथिंग डिफरेंट है, ओके। तो इस प्रकार से इंडिया में क्या है, वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स है, वेजिटेशन है। जब क्लाइमेट अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की वेजिटेशन है वो भी अलग अलग है। क्लियर। इन पे पूरा डिटेल में एक चैप्टर मिलेगा आप लोगों को, क्लाइमेट के ऊपर सेपरेट चैप्टर आएगा, पूरा कंप्लीट एक चैप्टर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैंने भी बता दिया आप लोगों को शायद समझ नहीं आया कि अलग अलग क्लाइमेट का क्या मतलब है। तो सिर्फ इस जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, इसके अंदर जो हमारा 7वां चैप्टर है ये, इसमें सिर्फ बेसिक बता रखा है आप लोगों को। सिर्फ ये बताया है कि इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेट है। वैसे अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो वेजिटेशन के ऊपर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर आएगा हमारा, क्लाइमेट पे कंप्लीट लेक्चर मिलेगा आप लोगों को, ओके। ये सब चीज़ें आपको डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेंगी। सेम एज वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है। आपको पता है हमारे देश के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कल्चर भी अलग है, ओके। आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, वहाँ का खाना पीना भी अलग है, फूड्स वगैरह भी, ओके। लैंग्वेज भी हमारी अलग है। लैंग्वेज तो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेज हैं। 22 तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके अंदर ही लिखी हुई है 22 लैंग्वेज। तो इन दिस डाइवर्सिटी, अब कह रहा है कि इन दिस डाइवर्सिटी मतलब इतनी भिन्नता के बावजूद भी वी फाइंड यूनिटी। हमारे देश के अंदर क्या है, यूनिटी है। हमारा देश पूरा एक, मतलब पूरे कंट्री के अंदर क्या है, यूनिटी है। दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उनमें दिखती है हमें। दैट बाइंड्स अस एज वन नेशन, और जो ये यूनिटी है यही हमें क्या करती है, हमारे नेशन को बांध के रखती है, हमारे पूरे इंडिया को, ओके। देखो हमारे देश के अंदर भी बताया ना, क्लाइमेट भी अलग अलग है। पूरे इंडिया के अंदर आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा। सेम एज वेजिटेशन भी अलग है, वाइल्ड लाइफ अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। इतना कुछ अलग होने के बाद भी, इतना कुछ फिर भी क्या है, हमारे देश के अंदर एक यूनिटी है जो हमें कहाँ नज़र आती है, ट्रेडिशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, ओके। उन ट्रेडिशंस के अंदर हमें हमारे देश के अंदर यूनिटी नज़र आती है। और वो यूनिटी ही क्या करती है, हमें हमारे देश को एक नेशन होने में, मतलब जो पूरा इंडिया है उसको एक धागे में बांध के रखती है, ओके। अब उसके बात करें जो हमारी कंट्री है देश के अंदर, उसके अंदर क्या है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है हमारा इंडिया। अब हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है बता सकते हैं आप कोई लोग? देखो हमारे देश की पॉपुलेशन है 120 करोड़, ओके। अप्रोक्सीमेटली मैं 2011 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों को। जो जनगणना है 2011 की, उसके अकॉर्डिंग कितनी है, अप्रोक्सीमेट 120 करोड़ के समथिंग, ओके। 120 करोड़। तो ये हो गया हमारे देश के बारे में कुछ, या इंडिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, या फिर आप ये समझ सकते हो इंट्रोडक्शन हो गया। एरिया हमने डिस्कस कर लिया। अभी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट क्या है, ये सब चीज़ें आपको, अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो कि अभी समझ नहीं आया तो अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे मैप की हेल्प से। देखो ये है नॉर्थ। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की, कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट का क्या मतलब है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। मतलब नॉर्थ में कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेके इधर क्या है, J&K से लेके इधर कन्याकुमारी तक, ओके। ये है हमारा नॉर्थ एक्सटेंट। मतलब ये कह रहा है कि नॉर्थ एक्सटेंट मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया की लंबाई है, जो हमारा लैंड एरिया है या मेन भूमि है, मेन लैंड है हमारी, उसका जो लेंथ है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ओके। कितनी है, 3214। यही लिखा हुआ था आपके में कि नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है,
3214 किलोमीटर, या फिर आपकी जो बुक में दे रखा है ये 3200 अप्रोक्स दे रखा है, 3200 किलोमीटर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ओके, और एग्जैक्ट कितना है 3214 किलोमीटर। सेम एज आपको ये पॉइंट भी जानने को मिलेंगे कि नॉर्थ से जो ईस्टर्न नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये सब चीज़ें भी आपके आएंगी आगे। मैं इसलिए बताता हूँ आप लोगों को बीच बीच में, अगर किसी स्टूडेंट की इच्छा हो जानने की, कोई खुद अभी जानना चाहता हो इन चीज़ों को, तो क्या क्या चीज़ आप सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो इन चीज़ों को आप सर्च करके। ओके, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंड मतलब देखो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इधर, और ये हमारा कौन सा है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो इनकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब ईस्ट से या वेस्ट से ईस्ट तक जो हमारा एक्सटेंड है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ये कितना है 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। और ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात से लेके इधर वेस्ट में कौन सा है, गुजरात, और इधर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड कितना है 2933 किलोमीटर। आपकी बुक में ओनली 2900 किलोमीटर की बने ये। तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड और नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपका क्लियर हो गया होगा अब ये। आप देखते हैं, तो ये आपका आई थिंक कवर हो गया। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट भी बता दिया मैंने आप लोगों को, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट भी हमारा हो गया। डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म से हमने कर लिया था। एरिया कितना है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस चीज़ को आप रट लो, ये इस चीज़ में कोई बताने का ऐसा है नहीं, ये आपको रट्टा मारनी पड़ेगी ये चीज़ें। आप देखो, अब बात करते हैं लोकेशनल सेटिंग, मतलब इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। जो हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे ना, वो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये मैं पूरा मैप ही बताऊंगा आप लोगों को। लैटिट्यूड का मतलब जैसे ये जो लाइंस ड्रॉ कर रखी है हम लोगों ने इस पर मैप पर, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, इस तरीके की जो लाइन थी इनको क्या बोलते थे हम, लैटिट्यूड। और जो ये खड़ी हुई लाइन थी इनको क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूड। तो जो इंडिया के लैटिट्यूड की पोजीशन क्या है, मतलब जो सबसे इधर जो लाइन इंडिया को टच करके निकलती है ये लॉन्गिट्यूड, ये कौन सी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कौन सी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये ज़रूर ध्यान रखना है, ईस्ट या वेस्ट। इंडिया को कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, अगर हम इंडिया का ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर चेक करें तो इंडिया को कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि जो 0 डिग्री है वो मैंने आपको उसमें बताया था, जो हमने पढ़ा था ग्लोब वाला, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हमने चैप्टर पढ़ा था, उसमें बताया था मैंने आप लोगों को। तो जो 0 डिग्री है वो कहाँ से पास करती है, कहाँ से पास करती है, लंदन के ग्रीनविच के पास से पास करती है। और उसके जो ईस्ट में है, इंडिया कहाँ लाई करता है, उसके ईस्ट साइड में। तो इसलिए इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो ये जो कौन सी लाइन है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ओके, और कहाँ तक जो ये वाला पॉइंट कहाँ से पास करती है, लाइन कौन सी पास करती है 97 डिग्री 25 मिनट्स, या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये भी कौन सा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना हो गया इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट से कहाँ तक चलता है 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्लियर हो गया, लॉन्गिट्यूडनल क्या ये एक्सटेंशन है इंडिया का। और ये लगभग कितना है, कितना हो गया ये, अगर मैं इनको डिफरेंस करूं 97 डिग्री 25 मिनट से 68 को, तो ये लगभग कितना हो जाएगा 29 डिग्री के लगभग क्या हो गया एक्सटेंशन है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है 29 डिग्री। और जब हम आपको पता है 1 डिग्री मूव करते हैं आगे की तरफ, हम जब ईस्ट में 1 डिग्री मूव करते हैं तो हमारा 4 मिनट क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। तो जो हमारा गुजरात का ये एरिया है यहाँ में, और जो इधर का अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया है यहाँ पर, जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये, इनमें 29 डिग्री लैटिट्यूड सॉरी लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, लगभग 2 आवर। 29 को जो आएगा 29 को लगभग किससे मल्टीप्लाई करना 4 से, तो लगभग 2 आवर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको कितना टाइम का डिफरेंस आएगा अप्रोक्सीमेट। आप ये कह सकते हो कि इधर के जो और यहाँ के टाइम में कितना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेट 2 आवर का डिफरेंस है। ओके, तो टाइम का डिफरेंस पता चल गया। और हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन है जिसको हम मान के चलते हैं
स्टैंडर्ड इंडियन देखो अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हमारा हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना इंडिया का, लगभग अप्रोक्सीमेट 29 डिग्री है। अब इधर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया, इधर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना बताया मैंने 29 डिग्री का है। 1 डिग्री मूव करने पे हमारा टाइम कितना बढ़ जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना आ गया हमारा अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया आपका कि गुजरात के जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इनके टाइम में कितना डिफरेंस मिलेगा आपको, 2 घंटे का टाइम डिफरेंस मिलेगा। और जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितनी है वो क्या है, ये जा रही देखो यहाँ से, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेट करते हैं। और ये कितनी है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। कितनी है 82 डिग्री एंड 30 मिनट। ओके, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। मैंने मेरा एक स्लाइड बीच से मिस हो गया, इसलिए थोड़ा सा मुझे बीच में एक बार वीडियो को रोकना पड़ा। ये डिलीट हो जाती काफ़ी बार ना, पता नहीं चलता डिलीट कैसे होगी बीच से एक स्लाइड। ये देखो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। कितना है 82 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किसके अकॉर्डिंग मेजर करते हैं हम, किस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो कितना है 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट के अकॉर्डिंग। इसको लिखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, ईस्ट। तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा ये। अब इसको मैप में देखते हैं, ये पास कर रही है यहाँ से, देखो ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये पास कर रही है यहाँ से। और जो हमारी पूरी कंट्री का टाइम है वो हम इसी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि क्यों हम अपना जो टाइम है वो इनके अकॉर्डिंग मेजर क्यों नहीं करते हैं। जो हमारा टाइम जोन है वो हमने पूरे कंट्री के लिए सिंगल टाइम जोन क्यों ले रखा है। जो हमारी पूरी कंट्री के अंदर जो घड़ी के अंदर टाइम मिलेगा ना सबकी में, वो इसके अकॉर्डिंग मिलता है। इस जो हमारी टाइम जोन है इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो हमारा है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट हमारी कंट्री के अंदर ये सिंगल टाइम जोन है और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा टाइम इंडिया के अंदर चलता है। और रीज़न बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर हम इस जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इधर का टाइम अगर अलग चलेगा और इधर का टाइम अलग चलेगा तो हमारी कंट्री के अंदर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं थोड़ा टाइम को मैनेज करने में। ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने अपने पूरे देश के लिए एक टाइम जोन सेट कर रखा है। और इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्यों हम लोगों ने एक टाइम जोन सेट कर रखा है पूरी कंट्री के अंदर। आप देखते हैं हमारा क्या लेटीट्यूडनल एक्सटेंट। तो जो हमारा इंडिया का लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, इधर देखो यहाँ पे है, ये जो लाइन पास कर रही है यहाँ से, ये इनको बोलते हैं लेटीट्यूड। तो जो ये सबसे साउदर्न मोस्ट लाइन जो पास कर रही है जो हमारी इंडिया की मेन लैंड को टच कर रही है। देखो जो इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड है ना वो यहाँ पर है, वो इंडिया से और भी नीचे है इससे। इसका देखो पॉइंट लिखा हुआ है समथिंग यहाँ पर। अगर आपको पूछता है कोई कि मेन लैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर जो लेटीट्यूड है, जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है साउदर्न मोस्ट, वो कौन सा है 8 डिग्री 4 मिनट मेन लैंड का। अगर आपसे पूछे कंप्लीट का तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट। ओके, ये आपकी इसमें नहीं दे रखा है। ये अंडमान जो निकोबार आइलैंड है ये भी तो इंडिया का पार्ट है ना, तो ये इंडिया की क्या है यूनियन टेरिटरी है। और इसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो हमारे कन्याकुमारी से भी ज़्यादा साउथ में है। तो ये कितना है 6 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ पे जो हमारा मेन लैंड का है वो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, और नॉर्दर्न मोस्ट कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इनके पीछे ये ज़रूर याद रखना, ये सब क्या है नॉर्थ। ओके, मैंने आपको ये बताया था कि नॉर्थ क्यों है ये, क्योंकि जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ते हैं तो जो 0 डिग्री है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं वो कहाँ से पास करती है, समथिंग इंडिया के नीचे से श्रीलंका के पास से पास करती है। इसी के ऊपर जो हमारा KBC है, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर जो हमारा फ़िलहाल सीज़न चल रहा है ना अभी 13,
उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसी के अंदर, इसी लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था उसको। तो जो हमारी 0 डिग्री है या फिर इक्वेटर है वो कहाँ से पास करती है, जस्ट श्रीलंका के जो और नीचे से पास करती है। तो जो इसके ऊपर का एरिया है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के जो नीचे का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था वो मैंने प्रीवियस जो चैप्टर है इससे पहले वाला 6 चैप्टर है उसमें आपको बताया था, क्वेश्चन भी बताया था मैंने वो। तो इंडिया को किस में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो आप ये जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इधर कितना है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है इंडिया, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये है हम, चलो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात करते हैं अभी। तो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हाँ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको क्लियर हो गया आपको। मेनलैंड का कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर इधर पूछता है कि हमारा जो इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर शामिल करके पूछता है जो हमारे आइलैंड्स है तो कितना ही 6 डिग्री 45 मिनट है। ओके, और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया के अंदर से मैंने बताया था कि 0 डिग्री लैटिट्यूड समथिंग, मान लो ये मैप है, इसके अंदर यहाँ से समथिंग श्रीलंका के नीचे से पास कर रही है। तो जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री वो कहाँ से पास कर रही है, लगभग इंडिया के बीच में से पास करती है। देखो ये जा रही, ये लाइन जो जा रही है दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये कितनी है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये कहाँ से पास करती है, इंडिया के लगभग सेंटर से पास करती है। और इंडिया के अगर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया के कौन कौन से स्टेट में से पास करती है तो आपको इसका पता होना चाहिए। बाकी स्टेट में से पास कर रही है उनके ऊपर लिखा हुआ है, देखो कौन कौन से स्टेट हैं बताता हूँ अभी आपको, एक सेकंड। ये देखो इधर गुजरात से पास करती है, राजस्थान है, तीसरे नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश है, 4th नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 5th नंबर पे झारखंड है, 6th नंबर पे वेस्ट बंगाल, 7th पे त्रिपुरा, और 8th पे मिजोरम। ओके, तो कितने स्टेट से पास कर रही है 8 स्टेट से पास करती है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन आपने बताना मेरे से। जो हमारी 82 एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल है, जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है और कितने स्टेट से पास करती है। गूगल बाबा पे जाके आप लोगों को क्या करना है, सर्च करना है इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कितने स्टेट से पास करती है और उन स्टेट के नाम क्या है, कौन कौन से स्टेट हैं, ये आपको बताना है। ओके, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, पता होना चाहिए बच्चों को इनके बारे में। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बता दिया कौन कौन से स्टेट से पास कर रही है, कितने नंबर स्टेट से पास कर रही है, 8 स्टेट है, और स्टेट के नाम भी बता दिए मैंने आपको, बाकायदा नीचे लिखे हुए भी हैं यहाँ पर। अब आपको बताना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट, वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है और स्टेट का नंबर कितना है, कितने नंबर स्टेट मतलब कितने हैं, 3, 4, 5 जो भी हैं वो आप बताएंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है 29 डिग्री है, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ। वाइड डिफरेंस लोकल टाइम के अंदर हमारे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, कितने का है, लगभग 2 प्लेस के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, बताया मैंने, गुजरात के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। और डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंस डिपेंड करता है किस पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पर। अगर किसी देश का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट और ज़्यादा है, मान लो किसी का 10 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट होके और 80 डिग्री ईस्ट तक है, तो उनका कितना डिफरेंस हो गया 70 डिग्री का, और इन देश के टाइम का डिफरेंस कितना मिलेगा, करीबन मान लो आप मल्टीप्लाई कर लेना, इतने मिनट आ जाएंगे, ठीक है, इतने मिनट आ जाएंगे। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 70 डिग्री हो गया तो 28 मिनट समथिंग हो गए, तो 4-5 घंटे का जो भी डिफरेंस है ये समथिंग बन जाएगा 4.5 घंटे के समथिंग। ओके, तो अब टाइम डिफरेंस आप निकाल सकते हो। हमारे इंडिया का तो चलो 2 घंटे का लगभग 29 डिग्री का ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, हम लोगों ने इसलिए एक टाइम जोन रख रखा है। और वैसे हम चाहें तो अपने देश के अंदर 2 टाइम जोन बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा हमारे देश में क्या है, कंट्री के अंदर जो इतना डेवलप नहीं है हमारा देश ना, अभी से अगर हम करते हैं तो जो हमारे कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है और थोड़ा ना लोगों के अंदर अवेयरनेस कम है चीज़ों की तो उनको दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से
हम लोगों ने हमारे देश में क्या है, एक सिंगल टाइम जोन को ही कंटिन्यू किया हुआ है अभी तक। जैसे यूएसए के अंदर कितने टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है। कनाडा में कितने टाइम जोन है, 6 टाइम जोन है। रशिया में कितने हैं, 11 टाइम जोन है। अगर आप चाहते हैं इन टाइम जोन्स के ऊपर मैं दोबारा से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो बता देना, स्पेशल एक टाइम जोन के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों को समझने में। तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ओके, तो आप इन चीज़ों के बारे में खुद से स्टडी कर सकते हो। बाकी मैं इन अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ टाइम जोन के बारे में। तो यूएसए में कितने टाइम जोन है, 7 टाइम जोन है। कनाडा में 6 है, रशिया में 11 टाइम जोन्स है। ओके, क्योंकि इनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ईस्ट टू वेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इन लोगों के या इन कंट्रीज़ के क्या है टाइम जोन्स इन लोगों ने अपने 7, 6 और 11 टाइम जोन सेट कर रखे हैं। अगर अब हम बात करें इंडियाज़ नेबर्स के बारे में कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो इंडिया के अंदर क्या है, 7 जो इंडिया की कितनी है, 7 कंट्रीज़ हैं, नेबरहुड कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं, जो 7 कंट्रीज़ है जो क्या करती है, लैंड बाउंड्री को टच करती है इंडिया की। किसको टच करती है, लैंड बाउंड्री को। अभी मैप में चलेंगे, मैप में देखेंगे कौन कौन सी है। उसके अलावा जो आइसलैंड कंट्रीज भी है, आइसलैंड नेबर्स भी हमारे कौन कौन से, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। क्लियर है। चलो अब इनको मैप पे चलते हैं और मैप पे समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का। नेबर का मतलब हो गया पड़ोसी। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हमें ये जानना है कि इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ कौन कौन से। और लैंड बाउंड्रीज़ का मतलब हो गया कि जो हमारी लैंड को टच करती है, एक तो जो हमारी वाटर से टच करती है, ओके, और एक जो हमारे लैंड बाउंड्री से टच करती है। तो हमें 7 कंट्रीज ऐसी है जो हमारे लैंड को टच करती है। देखो कौन सा, एक तो पाकिस्तान है, ये टच कर रहा है हमारे इंडिया के इधर। ओके, इस पे अगर आप सर्च करना चाहो तो पाकिस्तान कौन कौन से स्टेट को टच करता है, आप सर्च करना गूगल पे, करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ही मिलेगा आपको पढ़ने को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल नहीं बता रखा है आपकी इस बुक में, इतना दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान का जो यहाँ से जा रहा है, ये इतना सा हिस्सा ना यहाँ टच करता है इंडिया को। अफगानिस्तान का ये छोटी सी बाउंड्री टच करती है, अप्रोक्सीमेट 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर के अफगानिस्तान क्या करता है, इंडिया को टच करता है। ओके, और सिर्फ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ही टच करता है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला है चाइना। चाइना देखो इधर, ये इधर कौन सा है, चाइना हो गया ऊपर। तो एक हो गया पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नंबर डाल देते हैं इन पे 7 कौन कौन से हैं ताकि आप लोगों को दिखता रहे। एक फर्स्ट हो गया पाकिस्तान, सेकंड हो गया अफगानिस्तान, थर्ड हो गया चाइना। ओके, फोर्थ हो गया कौन है, नेपाल, और फिफ्थ कौन हो गया, ये भूटान। सिक्स्थ है इधर ये म्यांमार, इस साइड में कौन सा है, ये म्यांमार है। देखो ये बाउंड्री है म्यांमार की, सिक्स्थ हो गया। और 7वां नंबर हो गया ये है बांग्लादेश। तो 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया की लैंड बाउंड्री को टच कर रही है। कौन कौन सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर अब हम बात करें 2 आइसलैंड कंट्रीज़ जो इंडिया को टच करती है, एक तो श्रीलंका, देखो इस मैप में दिख रहा है इधर नीचे श्रीलंका है, इधर वाटर बॉडीज के तहत कनेक्टेड है इंडिया के साथ। ओके, और कौन सी स्टेट, अभी मैंने आपको स्ट्रेट के बारे में बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। देखो 2 वाटर बॉडीज है बड़ी, एक इधर कोई बड़ा ओशियन है या सी है कोई, और एक बड़ा सारा सी इधर है। ओके, जब दोनों सी एक दूसरे से कनेक्टेड है इस छोटे से वाटर लिंक के तहत, ये छोटा सा बीच में पानी है और इस वाटर लिंक है जो ये वाटर से एक दूसरे को क्या कर रहा है, या फिर आप समझ सकते हो एक नहर है एक प्रकार से। ठीक है, स्वेज कैनल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना। तो इस प्रकार से ये कोई वाटर बॉडीज है एक जो इन दोनों सी को क्या करती है, आपस में कनेक्ट कर दी है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। ओके, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। तो जब इंडिया है वो पाकिस्तान श्रीलंका से कैसे कनेक्ट हो रहा है, इस वाटर बॉडीज़ के तहत कनेक्ट है। जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये इसके तहत कनेक्टेड है, ये बीच में वाटर है यहाँ पे, इससे क्या है, ये इंडिया श्रीलंका से कनेक्टेड है। ओके, तो इधर कौन हो गया, बे ऑफ बंगाल है, और इधर कौन है, अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल किससे कनेक्टेड है, इस वाटर बॉडीज से। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट क्या है, ये पाक स्ट्रेट, और ये किसको कनेक्ट कर रही है, किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, इधर बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। अब देखो जी, इधर इंडिया और श्रीलंका दोनों किससे, वाटर से कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो गई, ये बाउंड्री तो शेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ,
इसलिए क्या है, आइलैंड नेबरहुड है हमारे, मतलब आइलैंड नेबरहुड है ये हमारे, बाउंड्री मेन बाउंड्री शेयर नहीं होती इन दोनों देशों की हमारी। वैसे श्रीलंका के अंदर फ़िलहाल तो आई थिंक इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, वहाँ प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से बैठ के। और एक है यहाँ पर मालदीव्स, वो आई थिंक इसमें नज़र नहीं आ रहा है आपको मैप के अंदर, यहाँ पे है जस्ट अंडमान निकोबार जो हमारा सॉरी लक्षद्वीप आइलैंड है, इस लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है, कौन है, मालदीव। कौन सा है, मालदीव। तो दो हमारे क्या हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, दो हमारे आइलैंड नेबरहुड है, कौन कौन हो गए, श्रीलंका और जस्ट इधर कौन सा है, मालदीव्स। क्लियर है। 7 कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया के साथ क्या करते हैं, मेन बाउंड्री शेयर करते हैं, जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और दो क्या है, आइलैंड नेबरहुड हमारे, कौन कौन है, श्रीलंका और मालदीव्स। आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब जो हमारे इस चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में, कि जो हमारा इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कैसा है। देखो इंडिया के अंदर करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, जिस टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम इंडिया में कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इससे पहले कितने थे इंडिया के अंदर, 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ओके, बट करंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और दिल्ली क्या है, एक नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है। ओके, दिल्ली है नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर उसको हमने मेनली किसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है, हमने उनको लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड, जो हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं मेनली, इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के आधार पर डिवाइड कर रखा है। अब भाषा के आधार पर पूछे पहला स्टेट कौन सा बना था, कब बना था, उसके बारे में फिर कभी डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप इंटरेस्ट लो पढ़ने में, मज़ा आएगा इन चीज़ों को पढ़ने में। ओके, देखो आपके अंदर सीखने की ना इच्छा होनी चाहिए कि भाई अगर जैसे मैंने बताया आपको कि स्टेट्स बने थे, अब जैसे 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आप बैक में जाके देखना चाहते हो कि 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज़ कब बने, उससे पहले कितने स्टेट्स से कितने यूनियन टेरिटरीज़ थी, ओके, तो वो कुछ डिटेल आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोगों ने स्टेट्स का फॉर्मेशन कब करना स्टार्ट किया, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप सर्च कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। वैसे तो आपको पढ़ने को सब कुछ मिलेगा फ्यूचर के अंदर, आपकी क्लासेस के अंदर जो भी नेक्स्ट बुक्स आएंगी 7th 8th 9th क्लास की, उनमें सब कुछ मिलेगा आपको पढ़ने को। ओके, तो ये था इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो आपकी बुक के अंदर दे रखा था। अब हम बात करते हैं फिजिकल डिवीजन के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको काफ़ी डिटेल में दे रखा है। आपके इसमें डिटेल में मतलब बिल्कुल तो डिटेल में नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक से कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है आप लोगों को। मतलब देखो, इंडिया इज़ मार्क्ड बाई ये डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। इंडिया के अंदर जैसे हमने अभी स्टार्टिंग जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताए थे फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया के डिफरेंट क्या थे, डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स थे, तो उन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में खोल के बता रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इंडिया इज़ मार्क्ड बाई ये डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं, कौन कौन से, सच एज माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, कोस्टल्स हो गए और आइसलैंड्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट और आइसलैंड वगैरह के बारे में। देखो इंडिया के नॉर्थ में क्या है, हिमालय है, बता चुका हूँ मैं, नॉर्थन बाउंड्री पे हिमालय है, ईस्टर्न बाउंड्री, वेस्टर्न बाउंड्री, साउदर्न बाउंड्री। तो नॉर्दर्न बाउंड्री पे कौन लोकेटेड है, हिमालय है। और हिमालय किससे मिलके बना हुआ है, 2 वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड है हिम और एक वर्ड है आल्याज। हिम प्लस आल्याज मिलके क्या बनता है, हिमालयाज। और ये पूरा किससे, बर्फ़ से ढका हुआ है, हिम आल्याज, इसका मतलब ये होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ़ का घर। ओके, और पूरा हिमालय किससे है, बर्फ़ से कवर्ड है। और जैसे हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके नॉर्दर्न साइड में क्या करता है, ये इंडिया के एक सुरक्षा कवच की तरह इंडिया के सामने, मतलब इंडिया के जो सुरक्षा कवच की तरह नॉर्दर्न बाउंड्री को सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ओके, और पूरा का पूरा क्या है, ये बर्फ़ से ढका हुआ है मोस्टली।
कम्प्लीटली तो नहीं, यहाँ पर इसका जो इसका कुछ पार्ट क्या है बर्फ़ से कवर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अबोर्ड ऑफ स्नो। तो अब हमने क्या कर रखा है, जो हिमालयन माउंटेन्स है उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। किसमें? 3 पार्ट्स में, नॉर्दर्न से साउदर्न रेंज के अंदर। जब हम उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइड करते हैं, देखो जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ पढ़ेंगे तो उसको हमने अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है समझने के लिए, वो अभी इस चैप्टर के अंदर नहीं है आपका, वो कभी नेक्स्ट में आएगा। बट इस चैप्टर में हमने नॉर्थ से साउथ, जैसे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमने हिमालय को किसमें 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर रखा है, डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब वो कौन कौन सी पैरेलल रेंजेस हैं उसको मैं दिखा देता हूँ आपके मैप के अंदर, कौन कौन सी पैरेलल रेंजेस है। देखो एक है ग्रेटर हिमालयाज़, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। एक है ग्रेटर हिमालय, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है लाइन है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये ये जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये क्या है ग्रेटर हिमालयाज, ये क्या है ग्रेटर हिमालयाज। ओके, और इसी का दूसरा ग्रेटर हिमालयाज, इसको क्या बोलते हैं हिमाद्री, इसका अदर नेम क्या है हिमाद्री। क्या नाम है इसका? हिमाद्री, HIMADRI। ओके, तो ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। तो जो वर्ल्ड की हाईएस्ट जितनी भी पीक्स है, जैसे जो माउंट एवरेस्ट हो गई, या उसके अलावा और भी काफ़ी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको कुछ ऐसी हाइट्स के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं जिनकी हाइट कितनी है 8000 मीटर से अबोव है। तो जिन ऐसी काफ़ी सारी पीक्स है यहाँ पर जिनकी हाइट कितनी है 8000 मीटर के अबोव है लगभग, या फिर अप्रोक्सीमेट 8000 है। तो जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो हाईएस्ट पीक कहाँ पर है? इस ग्रेटर हिमालय के ऊपर या फिर हिमाद्री के ऊपर ही लाई करती है। ओके, तो एक पार्ट हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री। अब जब हम ग्रेटर हिमालय के जो साउथ में हैं, देखो ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये वाली जो ऊपर वाली रेड लाइन है ये दैट इज़ ग्रेटर हिमालय। और ग्रेटर हिमालय के जस्ट साउथ में ये दिख रहा है जो हमको, ये कौन सा हिमालय है? इसको क्या बोलते हैं हम? मिडल हिमालय। क्या बोलते हैं? मिडल हिमालय। तो मिडल हिमालय क्या है, कहाँ पर लाई करता है? इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। कहाँ पर लाई करता है? इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। ओके, ग्रेटर हिमालय के साउथ में लाई करता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं हिमाचल रेंज। इसको दूसरा नाम भी क्या है? जैसे ग्रेटर हिमालय का अदर नेम क्या था? हिमाद्री रेंज, इसका नाम क्या है? हिमाचल रेंज। ओके, तो हिमाचल रेंज के अंदर जो हमारी टूरिस्ट प्लेस हैं क्या है? पॉपुलर हिल स्टेशंस बोल सकते हो। तो काफ़ी सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस कहाँ लाई करते हैं? इसी हिमाचल रेंज के ऊपर या फिर मिडल हिमालय पे लाई करते हैं। कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं? जैसे आपके मसूरी वगैरह हो गए, शिमला, मसूरी, और काफ़ी सारे हैं, मनाली, कुल्लू वगैरह, ये सब कहाँ पे लाई करते हैं? इसी के अंदर लाई करते हैं हिमाचल रेंज पर। आप लोग घूमने भी गए होंगे अभी इन जगहों पर, और नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो ये सब कहाँ लाई करते हैं? हिमाचल रेंज पर। ओके, या फिर मिडल हिमालय में लाई करते हैं। और जो इनके सबसे साउथ में है, अब जो मिडल हिमालय है उसके भी साउथ में एक और रेंज लाई करती है, ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है। देखो सबसे ऊपर थी ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे है मिडल हिमालय, और सबसे लास्ट में कौन सा है? शिवालिक रेंज। कौन सी है? शिवालिक रेंज। ये किसके साउथ में लाई करती है? मिडल हिमालय के साउथ में लाई करती है। कौन सी लाई करती है? शिवालिक रेंज। और ये क्या है? साउदर्न मोस्ट रेंज है। कौन सी है ये? साउदर्न मोस्ट रेंज, मतलब सबसे साउथ में। हिमालय की सबसे साउथ की रेंज अगर आपसे पूछे तो कौन सी है? कौन सी है? शिवालिक रेंज, SHIWALIK, शिवालिक रेंज। ओके, सबसे साउथ की रेंज कौन सी है? शिवालिक रेंज। तो तीनों रेंज आई थिंक क्लियर हो गई होंगी आपकी। ग्रेटर हिमालय या फिर उसको हिमाद्री बोलते हैं, मिडल हिमालय या फिर हिमाचल रेंज, और लास्ट सबसे साउथ में कौन सी है? शिवालिक रेंज। तो हिमालय को हमने नॉर्थ से साउथ में 3 रेंज में डिवाइड कर रखा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, आई थिंक हिमालय आपका कवर हो गया, हिमालय रेंज हमारा हो गया यहाँ तक। अब देखते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स क्या है? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, वैसे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स मैंने आपको प्लेन्स जो पढ़ाया था वो हमारा आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ प्लेन्स के बारे में।
आई थिंक प्रीवियस चैप्टर जो हमारा आया था उसके अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में लाई करता है। ओके, कहाँ पे लाई करता है? और देयर आर फॉर्म्ड, ये कैसे बनता है? एलुवियल डिपॉजिट से। तो जो जो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है वो किससे बनता है? एलुवियल डिपॉजिट से। अब मैप में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है इन चीज़ों का। लेड डाउन बाय द रिवर्स, और किसके दो, ये एलुवियल डिपॉजिट को कौन लेके आता है? रिवर्स। कौन लेके आता है? रिवर्स। तो ये चीज़ें मैंने भी बताई थी आप लोगों को, प्लेन्स के बारे में पढ़ाया था। चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हिमालय के बारे में पढ़ा है हमने। हिमालय को 3 रेंजेस पढ़ा है, सबसे नॉर्थ में हिमालय है और हिमालय के 3 रेंजेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। उसके बाद हम आ गए हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। तो जो हिमालय के साउथ में है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कम वाइट वाला जो एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? कम्प्लीटली हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कौन सा है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। क्या है? इसी को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ओके, और ये किससे डिपॉजिट कैसे बनता है? ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एलुवियल डिपॉजिट से। और एलुवियल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जब मैंने आपको बताया था कि हिमालय जैसे ये माउंटेन्स है, इन माउंटेन से रिवर फ्लो करती है, तो वो क्या करती है? इन माउंटेन्स को इरोड करती है और इससे जो कोई भी मटेरियल कुछ भाग के लाती है, डिपॉजिट्स वगैरह, उसी को क्या बोलते हैं? एलुवियल डिपॉजिट। और उसको नीचे ला के क्या कर देती है? यहाँ पर क्या कर देती है? यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो उससे क्या हो जाता है? प्लेन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये इधर हिमालय है, हिमालय से काफ़ी सारी रिवर्स निकलती है। आपको पता है कौन कौन सी रिवर्स है और किस किस रिवर से इस प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है? इंडस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये काफ़ी सारी रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स है जो हिमालय से निकलती है और वो क्या करती है? प्लेन का फॉर्मेशन करती है। तो जो हमारा ये प्लेन है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से। गंगा यहाँ से आती है और ब्रह्मपुत्र इधर से जाती है, घूम के ऐसे आती है। ओके, तो इन रिवर से किसका फॉर्मेशन हुआ है? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का। ओके, और किससे हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से। एलुवियल डिपॉजिट किसको बोलते हैं? जो रिवर अपने साथ कंकर पत्थर वगैरह भाग कर लाती है, उसी को क्या बोला जाता है? एलुवियल डिपॉजिट। क्लियर है? तो प्लेन का फॉर्मेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका, प्लेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। उसके अलावा अब ये भी मैंने बताया था, जो ये प्लेन एरिया होता है, ऐसे एक तो ये लाई कहाँ करता है? साउथ में लाई करता है। किसके साउथ में? हिमालय के साउथ में हो गया। देखो ऊपर हिमालय है, हिमालय के साउथ में लाई करता है प्लेन। इसका एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये लैंड कैसी होती है? काफ़ी फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छी है ये भी हम प्लेन जब मैंने डिस्कस किया था तो आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई कंसंट्रेशन है, मतलब ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। और रीजन क्या है इसका? इजी कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सकता है, मतलब सड़कें बनाना और वगैरह करना, ठीक है, ये सब चीज़ें इजी है। एग्रीकल्चर तो है ही यहाँ पर अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो सोइल है वो कैसी है? फर्टाइल है। ओके, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स कहाँ पे लाई करता है ये भी हमारा क्लियर हो गया। उसके अलावा ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जैसे अब ये जो आपको रिवर नज़र आ रही है इसके अंदर, देखो ये मेन रिवर है गंगा, मान लेते ये कौन सी है? मेन रिवर गंगा है। ओके, इसके अंदर काफ़ी सारी छोटी छोटी रिवर आके मिल रही है, कोई इधर से कोई इधर से। तो ये जो बाकी छोटी रिवर्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। ओके, ये सब ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? अपना वाटर इस मेन रिवर के अंदर डाल देती हैं, ठीक है, और उस मेन रिवर का वाटर फिर कहाँ जाता है? बे ऑफ बंगाल में। और जहाँ पर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है वहाँ किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये डेल्टा का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? डेल्टा का। तो इधर से गंगा आई और इधर से ये आती ब्रह्मपुत्रा, और ये दोनों मिलके इधर वेस्ट बंगाल के पास किसका फॉर्मेशन करती है? डेल्टा का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और कौन कौन सी रिवर इस डेल्टा का फॉर्मेशन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। और कौन सी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। और जो डेल्टा का जो शेप होती है, एक बार मैं इरेज करके इसकी थोड़ा सा एग्जैक्ट शेप भी बना देता हूँ, कैसे होता है जब वाटर इसके अंदर जाके गिरता है रिवर के अंदर, तो इस तरीके से हो जाता है ऐसे। ओके, तो ये देखो कैसे शेप बन गई इसकी? ट्राइंगल शेप। तो लगभग जो डेल्टा बनता है किस शेप में बनता है? ट्राइंगल शेप के अंदर। डेल्टा किस शेप में होता है? ट्राइंगल शेप के अंदर होता है। चलो, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक यहाँ पर आपका। अब हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। किस चीज़ के बारे में? ग्रेट इंडियन डेजर्ट का क्या होता है? जो डेजर्ट है इंडिया के अंदर, आपको पता है डेजर्ट कहाँ पे है?
और ये कैसा होता है, ड्राई है, हॉट है, सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। मतलब यहाँ पे आपको पता है ड्राई रीजन होता है, हॉट रीजन है, यहाँ पे डेजर्ट है, तो यहाँ रेनफॉल भी कम होती है और वेजिटेशन, जब रेनफॉल नहीं है तो वेजिटेशन भी कम होती है यहाँ पर। तो ये कहाँ लाई करता है आप, अब देखते हैं। देखो जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये देखो ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे लाई करता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कुछ एरिया राजस्थान का और गुजरात का, ओके, कुछ गुजरात का एरिया और कुछ राजस्थान का, इसमें लाई करता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ये कैसा है, ड्राई है, हॉट एयर है, यहाँ पे ड्राई रीजन है, हॉट रीजन है। यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है और रेनफॉल कम होती है इस वजह से यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन भी काफ़ी कम होती है, मतलब लिटिल वेजिटेशन है। तो आई थिंक आपका डेजर्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में कि पेनिनसुलर प्लेटू देखो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, फिर मैप पे चलते हैं, मैप पे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसको समझना, काफ़ी डिटेल में पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करना। देखो कैसा ये ट्रायंगुलर इन शेप है। अब ये मैंने बताया था आप लोगों को, दिखाया था, जैसे इंडिया का जो ये मैप बनता है साउथ इंडिया का, इस तरीके का बनता है। तो ये कैसा हो गया, देखो ट्रायंगल, ये पूरा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, पेनिनसुलर प्लेटू। इसकी शेप कैसी है, देखो ट्रायंगल जैसी दिख रही है हमें, कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है, इसलिए कैसा बोलते हैं इसी, ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, जो इसका एरिया है ये काफ़ी अनइवन है। अनइवन मतलब उबड़ खाबड़ एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ की लैंड है वो कैसी है, इक्वल नहीं है। ओके, दिस इज़ ए रीजन विद न्यूमेरस हिल्स एंड वैलीज़। इसके अंदर काफ़ी सारी हिल रेंजेस भी है। कौन कौन सी हिल रेंजेस है, वैलीज़ भी है। ओके, वो भी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हिल्स है। यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में ऐसा नहीं दे रखा आप लोगों को कि 6th क्लास में बिल्कुल डिटेल में दे रखा हो, बट हाँ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलेगी यहाँ पे। अब कौन कौन सी हिल्स है, कौन कौन सी रेंजेज है वो देखते हैं। अरावली हिल्स है, इसके अंदर विंध्याज है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट हो गया, उसको दूसरा नाम क्या है, वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ओके, सह्याद्री पूछे किसका नाम है तो वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है। इसके अलावा ईस्टर्न घाट हो गया। अब मैप में चलते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और जो प्लेटू होते हैं इज़ रिच इन मिनरल्स, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी, जब मैंने प्लेटू के बारे में आपको बताया था उस टाइम पे डिस्कस किया था हम लोगों ने। प्लेटू क्या होते हैं, रिच इन मिनरल्स होते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, छोटा नागपुर प्लेटू का और उसके अलावा एक अफ्रीकन प्लेटू का जहाँ पे गोल्ड माइंस पाई जाती हैं। आप देखो मैप के अंदर ये है हमारा पूरा कंप्लीट, जो ये आपको नज़र आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। और इसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेनिनसुलर वो एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर होता है। इधर कौन है, अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे कौन है, इंडियन ओशियन। तो 3 साइड से कवर हो गया वाटर से, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। ओके, पेनिनसुलर रीजन, इसलिए क्यों क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। अब सबसे पहले बात करते हैं अरावली रेंजेस के बारे में। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये है अरावली रेंजेस। ये क्या है, अरावली रेंजेस। ओके, ये क्या है, इसका कौन सा बॉर्डर बनाती है, ये नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। देखो इधर से नॉर्थ हो गया, ऊपर वेस्टर्न हो गया, तो ये कौन सा बॉर्डर बना रही है, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर बना रही है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का। ओके, अब बात करते हैं, ये यहाँ पर विंध्याज रेंजेस और उसके नीचे है सतपुड़ा रेंजेस, कौन सी है। और जो अरावली रेंजेस है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे क्या है, ओल्डेस्ट रेंजेस के अंदर है। ये भी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं। अरावली रेंजेस क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस के अंदर है। और जब हमने पढ़ाया था आपको माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन किस किस प्रकार से होता है, तब मैंने अरावली रेंजेस के बारे में बताया था कि अरावली रेंज का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस के अंदर आती है। ठीक है, तो अरावली रेंजेस हो गया, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है इसकी। ओके, जो पेनिनसुलर प्लेटू इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। उसके अलावा इसमें कौन सा हो गया, यहाँ पे जो ये वाला है, इधर है विंध्याज रेंजेस, उसके नीचे सतपुड़ा रेंजेस है, और इन दोनों के नीचे से, इनके बीच में क्या है, रिफ्ट वैलीज है। इनमें से सतपुड़ा और विंध्याज के बीच में इधर कौन फ्लो करता है, नर्मदा, और इसके नीचे से ताप्ती रिवर फ्लो करती है। कौन सी है, नर्मदा रिवर। ये दोनों कैसी, वेस्टर्न फ्लोअर रिवर है, उसके नीचे तापी रिवर है। तो नर्मदा और तापी
दो रिवर फ्लो करती हैं, दोनों किसमें, वेस्टर्न। अगर पूछे कि वेस्टर्न फ्लोअर, ज़्यादातर रिवर क्या है, ईस्ट में फ्लो करती है, इस साइड। ओके, ज़्यादातर रिवर क्या है, ईस्ट में फ्लो करती है, मोस्टली रिवर। अगर पूछे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के अंदर कौन कौन सी जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है, तो नर्मदा और तापी, जो विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है नर्मदा, और उसके नीचे तापी रिवर फ्लो करती है। ओके, और ये दोनों किस साइड में फ्लो करती है, वेस्टर्न साइड में, और रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। ओके, इसके अलावा और भी हैं, बट जो अगर पूछे बड़ी मेन दो ऐसी रिवर का नाम बताओ जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करती हैं, तो नर्मदा और तापी। तो क्लियर हो गया, अरावली रेंजेज हो गया हमारा, विंध्याचल रेंजेज हो गया, सतपुड़ा रेंजेज हो गया। अगर हम अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट के, अच्छा ये जो दोनों रिवर है कहाँ जाके गिरती है, ये कहाँ मिलती है, अरेबियन सी के अंदर। कहाँ मिलती है, अरेबियन सी के अंदर। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। जो वेस्ट साइड में है इसमें, उसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और जो ईस्ट में है इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट। ओके, वेस्ट वाले को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट, और जो इसमें है इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट है ये कंटिन्यूस है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, बीच में टूटा हुआ नहीं है ये। ओके, ये कंटिन्यूस है। बट जो ईस्टर्न घाट है, ये देखो आपको दिखेगा इमेज के अंदर ही, ये देखो इमेज के अंदर आपको नजर आएगा, ये क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ है बीच बीच में, क्योंकि इसके अंदर से रिवर फ्लो करती है ना। अगर हाइट होंगी यहाँ पे तो फिर रिवर कैसे फ्लो करेंगी, बीच में टूटा हुआ है। देखो इधर है, फिर कुछ हिस्सा इसका इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर एक ये ऐसे लाइन आ गई, फिर टूट गया, फिर ऐसे और आगे माउंटेन्स। तो इस तरीके से बना हुआ ईस्टर्न घाट। अगर पूछे कि कौन सा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में से कौन सा कंटिन्यूस है, तो वेस्टर्न घाट या फिर सह्याद्री पर्वत भी वेस्टर्न घाट का ही नाम है। ये क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस रेंजेज है। और ये जो ईस्टर्न घाट की रेंजेज है, ये क्या है, बीच बीच में ब्रेक है। ओके, टूटी हुई है ये। तो आई थिंक आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कवर हो गया होगा। और जो वेस्टर्न घाट है ये वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है हमारी, और जो ईस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। देखो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न बाउंड्री कवर कर रहा है हमारी, और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ओके, पेनिनसुलर प्लेटो की। अगर हम बात करें कोस्टल प्लेन्स के बारे में, देखो कोस्टल प्लेन्स क्या है, यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, फिर मैप पे चलते हैं, वही समझने की कोशिश करेंगे। वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड में, एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, ईस्ट का जो ईस्टर्न घाट है उसके ईस्ट साइड में क्या लाई करते हैं, कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। ओके, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कैसे हैं, नैरो है बिल्कुल। कौन से हैं, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वेस्ट साइड के हैं वो बिल्कुल नैरो हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडर है, मतलब बड़े बड़े हैं। ओके, अब इसको मैप में चल के समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनका मतलब है, जो ये वेस्टर्न घाट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो वेस्टर्न घाट रेड कलर की लाइनें दिखाई दे रही है, इसके वेस्ट में ये जो नीचे वाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, वेस्टर्न घाट। और सेम इसी प्रकार से बिल्कुल बारीक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतला सा है। और ईस्ट साइड में देखो ये ईस्ट साइड की पट्टियाँ दिखाई दे रही है, क्या है, ईस्टर्न घाट है। और इनके ईस्ट में देखो ये पूरा क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ओके, अब दिख रहा है ये कितना चौड़ा है। तो यही कह रहा है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ लाई करता है, किसके वेस्ट में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में। जैसे ये वेस्टर्न घाट हो गया, इसके वेस्ट में। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट के ईस्ट में लाई करता है। ओके, देखो ये ईस्टर्न घाट हो गया और इसके ईस्ट में लाई करता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्लियर है। और इसका साइज़ कैसा है, ये ब्रॉडर हैं, बड़े साइज़ के हैं। और ये जो वेस्टर्न घाट है ये कैसे हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये कैसे हैं, नैरो है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो ईस्टर्न साइड में फ़्लो करती है। वेस्टर्न साइड में फ़्लो करने वाली दो इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने बताई आपको, नर्मदा और तापी कहाँ फ़्लो करती है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं वेस्टर्न साइड में फ़्लो करने वाली दो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स। वैसे तो काफ़ी है लेकिन जो बड़ी मेन रिवर्स है, एक रिवर्स फ़्लो करती है यहाँ पे महानदी, फिर यहाँ पर एक रिवर फ़्लो करती है गोदावरी, फिर यहाँ पे जो एक रिवर फ़्लो कर रही है ये है कृष्णा और ये है कावेरी। तो चार मेन रिवर है बड़ी है जो ईस्टर्न साइड में फ़्लो करती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। आप इनको सीरियल वाइज याद कर लो, नाम से क्या एक बार रट लो इन चीज़ों को कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, MGKK। महानदी,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 4 इंपॉर्टेंट बड़ी रिवर्स है जो ईस्टर्न साइड में फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। और जो नर्मदा और तापी वेस्टर्न साइड में फ्लो कर रही थी वो कहाँ जाके मिल रही थी, अरेबियन सी के अंदर। ओके, तो और जो भी ईस्टर्न साइड में जो भी रिवर जाके मिलती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों रिवर किसका फॉर्मेशन करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती है इस तरीके से। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा फॉर्म कर रही थी, कौन सा डेल्टा था, सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। सेम उसी प्रकार से ये चारों रिवर भी क्या फॉर्म करती है, इधर डेल्टा फॉर्म करती है। ओके, गोदावरी रिवर, महानदी का रिवर का महानदी डेल्टा, कृष्णा रिवर का कृष्णा डेल्टा, कृष्णा रिवर डेल्टा, इस प्रकार से। ओके, तो आई थिंक डेल्टा ये रिवर्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या बचा हुआ है इसके अंदर, आइसलैंड्स। अब आइसलैंड के बारे में और देख लेते हैं। आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि जो भी आइसलैंड्स भी ये किसका है, इंडिया का ही एक हिस्सा है, इंडिया का ही पार्ट है। तो कौन, हमारे इंडिया के पास 2 आइसलैंड है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी। वैसे मैंने दिखाया था इमेज के अंदर, आपको पता भी होगा, बीच बीच में बताता रहता हूँ मैं। और किसके कोस्ट पे, कोरल आइलैंड है ये। कोरल आइलैंड क्या होता है ये बताता हूँ अभी आपको। ये कैसा है, लक्षद्वीप कैसा है, कोरल आइलैंड है। ओके, और लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट पे लोकेटेड है। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये क्या है, लाई करता है साउथ ईस्ट के अंदर। डायरेक्शन पढ़नी बताई थी मैंने आप लोगों को, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो अब डायरेक्शन आप खुद फाइंड करना कहाँ पर है ये, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। जो इंडियन मेनलैंड है उसके साउथ ईस्ट में लाई करता है, और कहाँ पर है, इन द बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो 2 आइसलैंड हमारे पास आइलैंड्स हैं, कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूँ, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है ये कितने छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, कितने छोटे छोटे आइलैंड। जैसे अभी मैं इमेज में दिखाता हूँ आपको, तो गूगल पे सर्च करना है और इसका आंसर आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पर लक्षद्वीप, देखो बिल्कुल बारीक बारीक डॉट नज़र आ रहे हैं आप लोगों को ये। तो ये काफ़ी सारे आइलैंड मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, लक्षद्वीप का। तो कितने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये जो मिलके एक पूरे लक्षद्वीप का फॉर्मेशन करते हैं, पूरा लक्षद्वीप। ओके, तो आपको बताना है मेरे से ये कमेंट करके, आप गूगल पे सर्च करके बताना, मिल जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ना सर्च करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको याद भी रहेंगी चीज़ें। तो ये आपका काम है, आप बताओगे मेरे से कि लक्षद्वीप आइलैंड कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बनता है। तो देखो लक्षद्वीप आइलैंड मिल गया यहाँ पे, ये कहाँ पे लाई करता है, अरेबियन सी के अंदर। और ये जो डॉटेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये कौन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन है ये, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और ये है लक्षद्वीप आइलैंड। ये कहाँ पे, लक्षद्वीप कहाँ पे लाई करता है, अरेबियन सी में। अंडमान निकोबार कहाँ लाई करता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। ओके, तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, 2004 के अंदर एक बार सुनामी आई थी। ये जो आपको अंडमान निकोबार आइलैंड नज़र आ रहा है, 2004 के अंदर यहाँ पे क्या आई थी, भयंकर सुनामी आई थी। और जिसकी वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड का एक पोर्शन क्या हो गया था, वाटर के अंदर सबमर्ज हो गया था। ओके, कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार आइलैंड का वाटर के अंदर क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, डूब गया था बिल्कुल। 2004 के अंदर भयंकर सुनामी आई थी एक बार। आपको उस 2004 की सुनामी करके आप गूगल पे सर्च करना, आपको इसके बारे में कुछ डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सुनामी क्यों आती है भी पता चलेगा, जब काफ़ी बार अर्थक्वेक वगैरह, भूकंप वगैरह आते हैं ना कोस्टल रीजन के ऊपर। जैसे कोस्टल रीजन हो गया, तो कोस्टल रीजन के आसपास में जब अर्थक्वेक आते हैं, कुछ कई बड़े अर्थक्वेक आ जाते हैं, बड़े भूकंप आते हैं, उसके बाद क्या उठती है, सुनामी आती है। और वो जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पे अच्छी खासी तबाही मचाती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब जो लास्ट में एक चीज़ बतानी थी मैंने, वो थी कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे जीव होते हैं, पोपिल्स होते हैं। और स्केलेटन मतलब स्केलेटन बॉडी का ढांचा होता है किसका, टीनी मैराइन एनिमल्स का। कुछ समुद्री छोटे जीव होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पॉलिप्स बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, पॉलिप्स। आई थिंक ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सर्च करना, आई थिंक उसी के होते हैं, कंफर्म नहीं हुआ फिलहाल में। तो ये क्या होते हैं, जब पॉलिप्स डेड हो जाते हैं, पॉलिप्स जब मर जाते हैं, तो जो इनका स्केलेटन होता है, इनका जो बॉडी होती है, स्केलेटन होता है, इनका जो ढांचा होता है वो हार्ड हो जाता है। ओके, हार्ड। जैसे ये मान लो एक पॉलिप्स था यहाँ पे, ये डेड हो गया, मर गया यहाँ पे। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एक हार्ड बन जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। फिर और अगेन इसके ऊपर पॉलिप्स कुछ ग्रो करेंगे।
ओके, फिर वो मर जाएंगे यहाँ पर, वो इसके ऊपर उसका ढांचा हो जाएगा। इस तरीके से करते करते क्या बन जाता है कि ये पूरा आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है समुद्र के अंदर। ओके, और जो कोरल्स होते हैं वो मेनली जो हमारा लेस वाटर है ना समुद्र के अंदर, जैसे ये हमारा ओशियन है, तो जो इसके शोर है ना, ओशियन का जो किनारा होता है, यहाँ पे वाटर क्या होता है, कम होता है, तो ये वहीं पे ग्रो होते हैं कोरल्स। ओके, और वहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से कोरल्स जो पॉलिप्स होते हैं ये ग्रो करते रहते हैं और डेड होते रहते हैं, मरते रहते हैं। फिर कुछ पॉलिप्स या ग्रो करेंगे, फिर डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से जो किसका निर्माण होता है, एक आइलैंड का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड। तो जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये किससे बना हुआ है, इन पॉलिप्स के जीव जंतुओं से मिलकर बना है। ये पॉलिप्स धीरे धीरे डेड होते रहते थे, मर जाते हैं। ओके, उसके ऊपर और पॉलिप्स ग्रो करते हैं, फिर वो मर जाते हैं, और इस तरीके से ये पूरा क्या हो गया, एक आइलैंड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरल आइलैंड बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो के अंदर इतना ही है। आपका चैप्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 99.9% कवर हो गया है। कुछ 0.1% आपको लगता है, आप खुद पढ़ के कवर कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।